नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा तिवारी। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानीकार अनुराग शर्मा जी की कहानी असीम। कहानी के मुख्य किरदार हैं निखिल और ममता। हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने वाली ममता पर निखिल का दिल आ जाता है। क्या ममता भी निखिल को पसंद करती हैं? आइए कहानीकार अनुराग शर्मा जी की कहानी असीम में जान लेते हैं। वो अंदर के आई सारा दफ्तर महक उठा था। रोजाना की उन ग्रामीण गंधों के बीच एक खुशबू ही उसके आने का पता मुझे देती थी। तब मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी की अस्थायी पोस्टिंग पर था। अपने जीवन में पहली बार मैं अपने परिवार से दूर एक ऐसी जगह में था जहां की भाषा और संस्कृति मेरे लिए पूरी तरह से नई थी। शाखा में मेरे अलावा 5 व्यक्ति थे। सभी लोग बहुत अच्छे और नेक थे। अपने स्वभाव के अनुकूल मैं भी 2-1 दिन में ही इस परिवार का अटूट हिस्सा बन गया। प्रोबेशनरी होने के कारण मैं अपने बैंक की इस शाखा के नियमित स्टाफ में नहीं गिना जाता था। मेरे बैठने के लिए कोई निश्चित जगह भी नहीं थी। आज यहाँ तो कल वहाँ। मुझे बैंकिंग के सभी आयाम सीखने थे और शाखा में मेरे लिए काम की कोई कमी न थी। घाटे, जोशी, योलेकर और पवार मुझसे कहीं वरिष्ठ थे। सिर्फ ममता ही मेरी हम उम्र थी। उसने बैंक टाइपिस्ट की नौकरी मुझसे कोई 3 महीने पहले शुरू की थी। वो एक पतली, दुबली, आकर्षक और वाक्पटु लड़की थी। वैसे तो सभी से ही हंसकर बोलती थी, लेकिन मुझसे कुछ अधिक ही घुल मिल रही थी। हाँ, नटखट बहुत थी। मुझे तो हमेशा ही छेड़ती रहती थी। उस दिन मैं शाखा के एक कोने में अकेला बैठा हुआ रोज नामचा लिख रहा था। तभी ममता अपनी चीर परिचित मुस्कान बिखेरती हुई आई और मेरे सामने बैठकर एकटक मुझे देखने लगी। मैं भी औपचारिकतावश मुस्कुराया और फिर अपने काम में लग गया। क्या कर रहे हो? उसने पूछा। इतना सुंदर लिखते हो तुम। फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही बोलती चली गई। तुम्हारी लाइन तो तुम्हारी तरह ही सुंदर, साफ और स्पष्ट है। मैंने काम रोककर उसकी ओर देखा और देखता ही रह गया। सुंदर तो वो हमेशा ही थी, पर आज कुछ ज्यादा ही आकर्षक दिख रही थी। देख क्या रहे हो? उसके चेहरे पर शरारत नाचने लगी। तुम्हारी लाइन तो बिल्कुल क्लियर है। उसके कथन ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो बोल उठी। डरो मत निखिल, मैं तुम्हें खाने वाली नहीं हूँ। वो खिलखिलाई और मेरे उत्तर का इंतजार किए बिना अपनी सीट पर चली गई। मैं उसे देखता ही रह गया। अजीब लड़की है ये। मुझे तो इसकी कोई बात समझ नहीं आती है। उस बार पूरी शाखा की तनख्वाह तैयार करने का काम मुझे दिया गया। शायद वो भी मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही था। मैं एक कोने में बैठा हुआ खाते और कैलकुलेटर से जूझ रहा था कि फिज़ा में खुशबू सी तैरने लगी। हाँ, वो ममता ही थी। उसने मेरी सहायता करने की पेशकश की, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इतने खूबसूरत सहायक को कोई मना भी कैसे कर सकता था। मैं सभी कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना करने लगा और वो भत्तों की। बड़ी बड़ी संख्याएं मेरे सामने कागज पर उलझ रही थी। जोड़ में कोई गलती हो रही थी जिसे मैं पकड़ नहीं पा रहा था। उसने पूछा तो मैंने बताया। वो बोली, तो ढूंढो ना, प्यार से देखोगे तो कुछ भी मिल सकता है। फिर एकटक मुझे देखा, हंसी और धीमे सुरों में गुनगुनाने लगी। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, ढूंढो। पहली बार मैंने महसूस किया कि वो बहुत सुरीली थी। गाते गाते वो रुकी और मेरी आंखों में आंखें डालकर फिर से गुनगुनाने लगी। इस बार मराठी में शायद कोई कविता थी या कोई गीत जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। गीत के बोल कुछ इस तरह से थे। मामूली मछली के पीछे दौड़ रहा क्यों इधर उधर, ये मोती तेरे पास गिरा है, दैवी धवल अछूता, क्यों अनदेखी करता उसकी,
ओ निर्मोही मछुआरे, आगे बढ़कर पा ले उसको, तब तेरा सार्थक हो जाए, श्रम का पूरा फल तू पाए। ये मोती तेरा हो जाए, ये मोती तेरा हो जाए। मैं सम्मोहित सा उसका गीत सुन रहा था। गीत पूरा होने पर मेरी तंद्रा भंग हुई। मुझे देर प्रयास करने के बाद वेतन की गणना में हो रही गलती भी पकड़ में आ गई। हम फिर से काम में लग गए। जब उसने मेरे पेट्रोल भत्ते के बारे में पूछा तो मैंने कहा 5 नेट। उसने पूछा। मेरा सम्मोहन शायद अभी भी पूरी तरह से उतरा नहीं था, इसीलिए मैं उसकी बात ठीक से समझ न सका। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नेट। वो खिलखिलाई। और तुमने क्या सुना? नाइटी। धीरे धीरे वो मुझसे और भी खुलने लगी। वो अब हर रोज़ सुबह को काम शुरू करने से पहले 10-15 मिनट मेरे पास आकर बैठ जाती थी और कुछ न कुछ बात करती थी। एक दिन जब वो अपने स्कूल के दिनों के बारे में बता रही थी, बागड़ी शरारत से मुस्कुराता हुआ हमारी ओर आया। कह दे रहा हूँ निखिल, इन लड़कियों से दूर रहना, वरना बर्बाद हो जाओगे। निखिल बर्बाद होने वालों में से नहीं है। ममता ने मेरा बचाव किया। तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? बागड़े ने चुटकी ली। निखिल तो उर्वशी और मेनका के सामने भी डिगने वाला नहीं है, इतना तो मैं जान गई हूं। उसका चेहरा लाल आभा से खिल उठा। उसकी बात सच नहीं थी। मैं डिगने वाला भले ही न हूं, मगर आजकल मुझे उसका ख्याल अक्सर आता था। शाखा से चले जाने के बाद भी मानो वो अपना कोई अंश मेरे पास छोड़ जाती थी। मैं सोचने लगा कि शायद मेनका और उर्वशी भी ममता के जैसे ही दिखते होंगे, इसीलिए उनकी सुंदरता की उपमा आज तक दी जाती है। ममता ऑफिस में नहीं थी, वो किसी ट्रेनिंग पर मुंबई गई थी। बागड़े अक्सर किसी न किसी बहाने से उसका नाम लेकर मेरी दुखती रग पर नमक छिड़क जाता था। वो पूरा सप्ताह कठिनाई से बीता। खैर, कठिन दिन भी खत्म हुए और वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ गई। सुबह को वो मेरे पास आकर बैठ गई और बिना कुछ कहे मुझे अपलक देखती रही। मैं थोड़ा असहज होने लगा था। तुम्हें मेरी याद आती थी क्या? उसने मासूमियत से पूछा। ईयर एंड का काम इतना था, तुम्हें याद करने बैठता तो शाखा ही बंद हो जाती। मैं भी कोई कम व्यस्त नहीं थी ट्रेनिंग में, फिर भी मैं तुम्हें रोज़ याद करती थी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी की कालीमा सी छा गई। हरदम सोचती थी कि तुम अकेले बैठे होगे, अकेले खाना खा रहे होंगे, किसी से कुछ कहोगे नहीं, मगर चुपचाप मुझे ढूंढ रहे होंगे। उसकी बात चलती रही। ट्रेनिंग में एक पंजाबी लड़की भी थी। वो मुंबई की ही एक शाखा से आई थी। पहले दिन से ही मेरी सखी बन गई। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हिंदी बोलती थी। जब भी वो बोलती थी ना, मुझे लगता था जैसे तुम वहाँ पर आ गए हो। अच्छा लगता था। बैंक कर्मियों का गांव वालों के हृदय में एक विशेष स्थान था। चाहे गांव के मंदिर में कोई समारोह हो या किसी के घर में, हम लोगों को ज़रूर बुलाया जाता था। आज काशिद के बेटे की शादी थी, इसलिए वो बुलावा देने के लिए आया था। अब चूंकि मैं इस परिवार का एक हिस्सा था, सो मुझे भी बुलाया गया। उसके जाने के बाद ममता मेरे पास आई और धीरे से बोली, काशिद के घर में हर समारोह में मांस ही पकता है। तुम तो शाकाहारी हो ना, भूखे रह जाओगे वहाँ पर। मैंने सिर हिलाकर हाँ की तो उसने फुसफुसा कर कहा, तुम ना मेरे घर आ जाना, मैं कुछ अच्छा बना कर रखूँगी तुम्हारे लिए, ठीक है? उस दिन मेरा उसके घर जाना हुआ तो पता लगा कि वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। लजीज खाने के बाद हमने बैठकर बहुत सारी बातें की। मैंने उसके गाने भी सुने। रात में देर हो गई थी। उसने कहा भी कि अगर मैं उसके घर रुकना चाहूँ तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। वापस आने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं रात में एक अकेली अविवाहित लड़की के कमरे में नहीं रुक सकता था।
अपनी सभ्यता के लबादे में लिपटा हुआ मैं मन मार कर वापस घर आ गया। रात में देर तक नींद नहीं आई, उसी के ख्याल में दिमाग लगा रहा। समय कैसे गुजरता गया पता ही नहीं चला। एक बार एक बेइंतहा खूबसूरत नौजवान दफ्तर में आया। वो सीधा ममता की तरफ बढ़ा। ममता भी अपनी सीट से उठकर उसको गले मिली, फिर उसे साथ लेकर मैनेजर के कैबिन में गई। वे दोनों वहीं से बाहर चले गए। दरवाजे से निकलते समय सबकी नज़र बचाकर उसने मुझे वेव किया और मुस्कुराकर बाईं आंख दबा दी। उनकी आंख से ओझल होते ही बागड़े मेरे पास आया और बताने लगा कि ये लड़का अनिल ममता का मंगेतर है। लड़का बहुत सुंदर था और हर तरह से ममता के लिए उपयुक्त लगता था। फिर भी खुश होने के बजाय मुझे धक्का सा लगा। ममता की शादी तय हो चुकी है। मुझे इसका ख्वाब में भी अंदाज़ा नहीं था। अनिल को ममता के आसपास देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगी। उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि ममता ने मुझसे अनिल का या अपनी शादी का कोई जिक्र नहीं किया था। आज पनवेल चल रहे हो मेरे साथ? उसने मुझसे हर शनिवार की तरह ही पूछा। इस बार तो नहीं, अगले सप्ताह के बारे में क्या ख्याल है? मैंने हमेशा की तरह ही दोहराया। दरअसल शनिवार को हमारी शाखा जल्दी बंद हो जाती थी। ममता हर शनिवार को अपने माता पिता के घर पनवेल चली जाती थी। हर बार वो मुझे साथ ले चलने की बात करती थी और मैं अगले शनिवार का बहाना करके टाल देता था। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी पनवेल नहीं गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके साथ जाना नहीं हो सका। एक बार, सिर्फ एक बार मैं पनवेल में था, वो भी शनिवार का ही दिन था और मैं ही नहीं, मेरे सारे सहकर्मी भी वहाँ थे। ये अवसर था ममता और अनिल के विवाह का। सुंदर तो वो हमेशा से ही थी, लेकिन आज वैवाहिक कपड़ों में और भी सुंदर लग रही थी। मुझे देखते ही उसका चहकना शुरू हो गया। उसने अपने माता पिता और अनिल से मेरा परिचय कराया। मैंने पहली बार अनिल को इतने नज़दीक से देखा। मुझे वो बहुत ही सरल, सज्जन और सभ्य लगा। मुझे खुशी हुई कि ममता उसके साथ खुश रह सकेगी। शाखा में हमेशा जैसी ही चहल पहल थी, लेकिन उसके बिना सब खाली खाली सा लग रहा था। दिन इतना लंबा हो गया था कि कांटे नहीं कटा। एक एक दिन करके 2 हफ्ते इसी तरह मुश्किल से गुजरे। 15 दिनों के बाद शाखा की रौनक वापस लौटी। मैं शाखा में घुसा तो सब उसे घेरे खड़े हुए थे। वो बहुत खुश दिख रही थी। मुझे देखते ही वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई। उसने हाथ बढ़ाया तो मैंने हाथ मिलाकर उसे बधाई दी। इस बार सच सच बताना, उसने पूछा। मेरी याद आती थी ना? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल सका। मुझे भी आई थी। मैं तो सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी, उसने बेझिझक कहा। उसकी बात सुनकर मैं जड़वत रह गया। एक तरफ मुझे गुदगुदी भी हो रही थी। ममता जैसी सुंदरी अपने हनीमून पर मेरे बारे में सोचती रही हो। अपनी इससे बड़ी तारीफ मैंने आज तक नहीं सुनी थी। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। इस अनमोल खुशी के साथ साथ मन के किसी कोने में मुझे अपराध बोध भी हुआ। लगा जैसे कि मैंने अनिल के शरीर का एक हिस्सा अनाधिकार ही चुरा लिया हो। क्या कह रही हो ममता? मैंने एक एक शब्द को दृढ़ता से कहा। मेरे बारे में अब सोचना भी मत भूलो कि तुम शादीशुदा हो। तो क्या मैं इंसान नहीं? निखिल, प्यार कोई मिठाई का टुकड़ा नहीं है जो किसी को देने से खत्म हो जाएगा। ये तो खुशबू है, जितना दोगे उतना ही फैलेगी। ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर गजब का तेज था। अपने दोनों हाथों से उसने मेरा दायां हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। एक विवाहिता भारतीय नारी के सारे चिन्हों ने उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे हृदय की हर हलचल से बेखबर वो बोलती जा रही थी। मैं एक बहती नदी हूँ और मुझे बहुत दूर तक बहना है, लेकिन आखिर में मैं अपने सागर में ही मिलती हूँ।
अपने सागर में समर्पित होना मेरा भाग्य है। मेरा सागर अनिल है और तुम एक सुंदर सुगंधित उपवन हो। मैं जब तुम्हारे पास से बहकर चली तो तुम्हें पास से देखने का मन किया। कुछ पल के लिए अपना प्रवाह रोककर मैं तुम्हारे पास बैठ गई। तुम्हें तो पता है कि मैंने अपना कोई भी किनारा तोड़ा नहीं। मैंने तुमसे कुछ भी लिया नहीं, ना ही तुमने मुझसे ऐसा कुछ चुराया जो कि मेरे सागर का था। तुम्हारा ये 2 क्षण का साथ, तुम्हारी ये खुशबू मुझे अच्छी लगी और मैंने उसे अपने हृदय में भर लिया। यकीन रखो, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं मंत्रमुग्ध सुनता जा रहा था और वो बोलती गई। दशकों गुजर गए हैं, मगर मुझे अभी तक याद है उसने क्या क्या कहा। जब मैं अपने समुद्र में समा रही थी तो तुम्हारी खुशबू भी मेरे साथ थी। आप सुन रहे थे कहानीकार अनुराग शर्मा जी की कहानी असीम। कहानी में निखिल भले ही ममता को पसंद करने लगा था, लेकिन खुले विचारों वाली ममता ने भी अपना दिल पहले ही अनिल को दे रखा था। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।